नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 1975 यानी 1975 में घटे एक ऐसे खौफनाक वाक़या की जो इंडिया के इतिहास में हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा निशान छोड़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस काले दिन की जिसे हम इमरजेंसी 1975 और काला दिन के नाम से भी जानते हैं। आज़ाद भारत में ये सब पहली बार हुआ था, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आज जितनी भी जनसंख्या है, जितने भी लोग इंडिया में हैं, वो उसमें से सिर्फ 23% लोग ही तब थे जब ये सब हुआ था। 77% लोग आज भी ऐसे हैं जिनको पता नहीं कि ये सब क्या हुआ था, जैसे कि हम और आप। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो आज का यूथ, और आज के यूथ को ये पता होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये वीडियो एंड तक देखिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि इमरजेंसी क्या थी, क्यों हमारे घर वाले इतना बात करते हैं उस बारे में, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि इमरजेंसी देन किस चीज़ की थी। इमरजेंसी सबसे पहले देन थी एक कोर्ट केस की। लोगों का ये मानना है साथ ही साथ कि उस वक्त की जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनकी देन है। लेकिन ये सच किस हद तक है, इसकी हम जानकारी आज इस वीडियो में पता करेंगे। सच्चाई अगर देखी जाए तो ये इमरजेंसी देन है एक मुकदमे की, एक कोर्ट केस की, एक लोकसभा सीट की और एक पीएम की, जो अपनी सीट किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। ये सबसे बड़ा कारण था इमरजेंसी लगाने का। अब हम आते हैं वापस उसी मुकदमे पर जो इस इमरजेंसी के जड़ में है। साल था 1971, महीना मार्च का। इंडिया में हुआ था इलेक्शन और इससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की हालत कुछ ठीक ठाक नहीं थी। पार्टी में लीडरशिप और बाकी चीज़ों को लेकर वाद विवाद चल रहे थे, बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे थे। दोस्तों, ये वो समय था जब इंदिरा गांधी ने अपने एक नए अवतार में, बहुत ही ज़बरदस्त अवतार में सामने आई थी, चुनाव का प्रचार किया था और बहुत ज़ोरों शोरों से प्रचार किया था, और अपने एक बहुत ही पॉपुलर नारे के दम पे सरकार बना ली, जिस नारे का नाम था गरीबी हटाओ। दोस्तों, उस टाइम पर इंडिया में टोटल 518 यानी कि 518 लोकसभा सीटें हुआ करती थी, जिनमें से 352 सीट्स कांग्रेस पार्टी के नाम पर थी। प्रधानमंत्री चुना गया इंदिरा गांधी को, जो कि गांधी परिवार से थी, जो कि आज तक उनकी प्रथा चली आ रही है। तो आते हैं टॉपिक पे। कांग्रेस की इन सभी सीट्स में एक सीट इंदिरा गांधी की भी थी, जो कि रायबरेली उत्तर प्रदेश से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज भी रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं, जो कि कांग्रेस की नेता हैं, यानी कि रायबरेली वहाँ गढ़ है कांग्रेस का। दोस्तों, इसी रायबरेली से इंदिरा गांधी के अपोजिशन में टी के नेता, जिनका नाम था राजनारायण, ये बनारस के रहने वाले थे और इनको इंदिरा गांधी जी की बहुत सारे तरीके पसंद नहीं थे। राजनारायण जी की ये हार लगभग 1 लाख वोटों से हुई थी। ये हार कोई पहली बार नहीं हुई थी, वहाँ से चुनाव हर इसी बीच में होता था और चुनाव में ये हारते थे। इन्होंने एक केस डाला धांधली के लिए, वहाँ से चुनाव हारा, और वो इसी बीच चुनाव में हुए धांधली को लेकर राजनारायण पहुँच गए इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो कि आज प्रयागराज हाईकोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये अपील की कि इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में अपनी सरकारी मशीनरी का मिसयूज़ करके चुनाव जीता है और जो फिक्स लिमिट होती है उससे ज़्यादा खर्च किया है। इसी बेसिस पे चुनाव को आगे बढ़ाया गया है और चुनाव जीता भी है। इस सब में सबसे बड़ा मुद्दा जो राजनारायण जी के पक्ष में था, वो था यशपाल कपूर। यशपाल कपूर पे उठाया गया वो मुद्दा कि वो सरकारी पद पर होते हुए भी रायबरेली पहुंचकर चुनाव के प्रचार में लगे रहे, जो कि कानूनन गलत है। वो उस समय सरकारी पद पर इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी हुआ करते थे और ऐसा नहीं कर सकते थे। अब यशपाल जी ने जो कोर्ट में जो भी बात की, वो ये थी कि मैंने अपना इस्तीफ़ा प्रेसिडेंट को दिया था, बट राजनारायण जी ने जो दलील दी वो ये दी थी कि एक्सेप्ट ना होने पर इस्तीफ़ा मान्य नहीं होता, जब तक एक्सेप्ट ना हो जाए। कपूर साहब ने इंदिरा गांधी के लिए काम करना शुरू कर दिया था, तब इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं हुआ था। रायबरेली में कपूर साहब की मौजूदगी के सारे सबूत मिले थे। ये सबसे बड़ी विजय हुई थी राजनारायण जी के पक्ष में। अब आता है साल 1975, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दे दिया और इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया, और एक कंफर्म हो चुका था कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग किया था। और इस बीच राजनारायण जी ने उनके ऊपर करप्शन के भी इल्ज़ाम लगाए थे। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस से जगमोहन लाल सिन्हा, एक ऐसे जज जो कि जाने जाते थे किसी से ना डरने के लिए, आए बेबाक फैसला सुनाने के लिए।
उन्होंने ये कहा था कि इस केस में इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया और उनको अपनी सीट छोड़ना पड़ेगी क्योंकि उन्होंने चुनाव गलत तरीके से जीता है। इसके साथ साथ उन्होंने 3 वीक का समय भी दिया, 3 हफ्तों का समय भी दिया था, 21 दिन का, कांग्रेस पार्टी को कि अपना पीएम दूसरा चुन लिया जाए। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी कुछ ना कुछ किया, लगे रहे अपना। और बात यहाँ तक ही नहीं रुकी, उन्होंने इंदिरा गांधी को 6 साल के लिए किसी भी तरीके का चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था। कांग्रेस में मच गया था हड़कंप, क्योंकि इंडिया की जो नीति थी उसके अनुसार आपको मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता ज़रूर चाहिए, किसी एक जगह पर आप चुन के ज़रूर आना चाहिए। और इंदिरा गांधी के पास बची थी केवल उनकी लीडर चुनने के लिए मात्र 3 वीक्स, और 3 वीक्स में उन्हें अपना नया प्रधानमंत्री चुन के देना था और अपनी सीट भी छोड़ना थी। ये सब चल ही रहा था। तब इसी माहौल में जो राजनारायण जी थे जिन्होंने केस डाला था, वो स्टूडेंट के साथ मिलकर बिहार सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे। वहाँ भी बिहार सरकार को बर्खास्त करने की बात चल रही थी और करप्ट जो लोग हैं उनके खिलाफ कोर्ट में जले हुए थे। कोर्ट के आदेश के बाद पूरा विपक्ष इंदिरा गांधी के पीछे रेजिग्नेशन लेटर की मांग करने के लिए लग गया। और इस स्थिति में इंदिरा गांधी के ऊपर उतना प्रेशर था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी समय के बीच में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे D.K. बरुआ, इन्होंने इंदिरा गांधी से एक बात कही कि मैं पीएम बन जाता हूँ कुछ समय के लिए और आप पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाइए, और बाद में जब मामला शांत हो जाएगा तो हम वापस कोर्ट में याचिका डाल देंगे और फिर वापस अपनी कुर्सी चुन लेंगे, क्या दिक्कत है, आप संभाल लीजिएगा। लेकिन इंदिरा गांधी कहा जाता है कि इस चीज़ के लिए मान भी जाती, लेकिन वहीं उनकी बात हुई संजय गांधी से। यहाँ एंट्री होती है संजय गांधी की। इनको आप मास्टरमाइंड कह सकते हैं पूरी इमरजेंसी का। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ ये आपको आगे पता पड़ेगा। संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को कुछ ऐसा समझाया कि हम इस तरीके से किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और इसके बाद इंदिरा गांधी इस फैसले के लिए 11 दिन बाद, जब ये फैसला आया उसके 11 दिन बाद 23 जून 1975, 23 जून 1975 को इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत होने का दावा करने लगी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अय्यर ने 24 जून को इस पे सुनवाई की और इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले पे रोक लगाने से मना कर दिया। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता तब तक आप प्राइम मिनिस्टर तो रह सकती हैं, बट एमपी नहीं मानी जा सकती और आपको बतौर एमपी यानी बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी वेतन नहीं मिलेगा और आप किसी भी लोकसभा के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। अब जिस दिन फैसला आया तो वो इंदिरा गांधी के पक्ष में नहीं था और उधर दूसरी तरफ राजनारायण जी का आंदोलन जोरों पर था और स्टूडेंट से भी इस आंदोलन में कूद पड़े। अपोजिशन की सारी पार्टी जितनी भी थी वो सब एक हो गई। अब आता है 25 जून, जब राजनारायण जी ने दिल्ली में रामलीला मंच पे एक रैली का निर्णय लिया था। वहाँ पे रैली के लिए वो पहुँचने वाले थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने जनता के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं, यानी कि जो पुलिस बल है, जो आर्मी वाले हैं, उन सभी से ये कहा कि आप असहयोग आंदोलन कीजिए, सरकार की कोई भी बात नहीं मानिए क्योंकि ये गलत प्रधानमंत्री है, इनका हक नहीं है प्रधानमंत्री होने का, ऐसा कहा जाता है। सर, इंदिरा गांधी के दिमाग में, पार्टी में दोनों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। इस चीज़ का विचार सिर्फ इस विपक्ष को कैसे शांत किया जाए, कुर्सी कैसे बचाई जाए, कोई दिक्कत भी ना हो। तो उनके सेक्रेटरी ने उनको यह सुझाव दिया कि आप इमरजेंसी लगा दीजिए। कहा जाता है कि ये सुझाव संजय गांधी के सपोर्ट में ही दिया गया। संजय गांधी ने ही कहा था उनको यह सुझाव देने के लिए और संजय गांधी इस सुझाव के सपोर्ट में भी थे। इमरजेंसी इम्पॉर्टेंट थी उस स्थिति में, ये सिर्फ संजय गांधी ने ही कहा था। 25 जून रात 8 बजे, उस समय प्रेसिडेंट मिस्टर फखरुद्दीन के पास इंदिरा गांधी रात को 8 बजे पहुंच जाती हैं और पहुंच के देश के सैनिकों और पुलिस को, सरकारी कर्मचारियों को नारायण जी ने भड़का रखा है। ये दलील देते हुए उनसे कहती हैं कि देश में इमरजेंसी की आवश्यकता है या इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसका ड्राफ्ट 2 घंटे के अंदर अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। इतना कहने के बाद इंदिरा गांधी अपने ऑफिस में वापस आती हैं, मीटिंग में जहां संजय गांधी भी थे। और सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी के कैबिनेट के ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वहाँ ड्राफ्ट तैयार होता है और दीनदयाल रोड पे, जो कि दिल्ली में, JP नारायण से, और वहाँ पे एक धरना दे रहे थे और चुपचाप पुलिस को वहाँ से भेजा जाता है
JP नारायण जी के पास और उनको वहाँ से उठवा लिया जाता है बिल्कुल शांति से। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी उठा लिया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी उठा लिया जाता है। वहीं रात को 8 बजे दिल्ली के सेक्रेटरी को फ़ोन किया जाता है कि आप तिहाड़ जेल में व्यवस्था कीजिए लगभग 200 कैदियों के रुकने की। तिहाड़ जेल एक ऐसा जेल है जहाँ पर अमूमन नॉर्मली अगर देखा जाए तो उसकी कैपेसिटी से लगभग 3 गुना कैदी ज़्यादा होते हैं। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने जेलर को फ़ोन किया कि भैया इंतज़ाम करो, 200 कैदियों का कम से कम और इंतज़ाम करो। आनंद फानंद में जैसे तैसे वहाँ पे इंतज़ाम किया गया, क्योंकि जो कैदी आने वाले थे बहुत हाई प्रोफाइल लोग थे सभी। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से देश के सभी चीफ मिनिस्टर को फ़ोन लगाया जाता है कि स्टेट में जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन सभी बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट बनाइए और उनको तुरंत गिरफ्तार कीजिए और जेल में डालिए। और दिल्ली के सारे अखबार के ऑफिस की बिजली काट दी गई, अखबार ना छपे और ना ही लोगों को कुछ पता पड़े, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा गया। रात में सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ PM ऑफिस से ऑर्डर भी पास हो गया। और उस समय गुजराल साहब जो बाद में इंडिया के PM भी बने, उस समय IB मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। उनके पास करीब रात 8 बजे के समथिंग फ़ोन आता है, करीब रात 2 बजे के समथिंग फ़ोन आता है कि आपको जो है सुबह 6 बजे पहुंचना है प्रधानमंत्री ऑफिस, अर्जेंट मीटिंग है। अचानक मीटिंग से उनको लगा कि शायद इंदिरा गांधी रिज़ाइन करने वाली होंगी, क्योंकि माहौल वैसा था, इसलिए उन्होंने मीटिंग बुलाई है। तो वहाँ सारे मिनिस्टरों को पहली बार पता चला, पहली बार ये बताया गया कि देश में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है और वह सभी बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि किसी को पता नहीं था। यहाँ अब संजय गांधी रोज़ रात को एक नेताओं की लिस्ट बनाने लगे जो इंदिरा गांधी के खिलाफ थे और पुलिस से कह देते थे कि इनको जो है जेल में डाल दिया जाए। चौंका देने वाली बात अगर मैं आपको बताऊं कि लगभग जजेस के ट्रांसफ़र्स किए गए, उनकी संख्या थी लगभग 80, उन सभी के ट्रांसफ़र कर दिए गए और ऐसे जजेस को लाया गया जो कि कांग्रेस के पक्ष में थे और सरकार के पक्ष में निर्णय थे। और मीडिया को भी धमकाया गया कि आप ना किसी को कोई चीज़ बताएंगे और कोई चीज़ ऐसी नहीं छापेंगे जो मंत्रालय को पता ना हो, मंत्रालय को बताने के बाद ही आप सारी चीज़ें छापेंगे। गुजराल साहब ने तो यहाँ इस्तीफा देने का मन बना लिया था, क्योंकि उन्हें ये चीज़ सही नहीं लगी। जब वो घर आए तो फिर फ़ोन आया उनके पास, वापस मैडम ने बुलाया और गुजराल साहब ने संजय गांधी के बुरी तरीके से बात करने के तरीके से, उनको जो है उनके बुरी तरीके से बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, उन्होंने संजय गांधी को डांट लगा दिया और इंदिरा गांधी गुजराल साहब की जगह VC शुक्ला को लाया गया, उनको उनके पद से हटा दिया गया और VC शुक्ला को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर IB मिनिस्टर बना दिया गया। और जो सबसे भयानक चीज़ थी वो ये थी कि नसबंदी कराई गई इस बीच लोगों की, बहुत भयानक वाली तानाशाही चली। किसी को भी गिरफ्तार करके जो है पुलिस जेल में डाल देती थी। गरीबी हटाओ के नाम पर झोपड़ी वाले लोगों को घरों से कोसों दूर पटक दिया जाता था। और सबसे भयानक चीज़ थी वो ये थी कि नसबंदी कराई गई थी, लगभग 9 लाख लोगों की ज़बरदस्ती पकड़ कर, युवा जो थे इनकी शादी नहीं हुई थी उनकी भी नसबंदी करा दी गई थी। और जब जनता में विरोध बढ़ने लगा और लगभग 21 महीने के आसपास इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी ख़त्म कर दी। कांग्रेस को लग रहा था कि वो चुनाव जीत ही जाएंगे, क्योंकि 1977 में चुनाव हुआ था। कांग्रेस ने यहाँ पर सिर्फ 153 सीट्स ही जीत पाई, जो कि 352 थी। तो एक तरीके से परिवारवाद का नतीजा आप देखिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ पर जो इंदिरा गांधी ने सीटें जीती थी यहाँ आधी भी नहीं रह गई। सो आपकी समझ में आ सकता है कि क्या मेंटलिटी थी इन लोगों की। और रायबरेली से अपनी सीट खुद भी हार गई। तो क्या लगता है आपको, क्या उनका निर्णय सही था? कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगले किसी रोचक वीडियो के साथ, फिर किसी दिन। गुड बाय तब तक के लिए।